नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह की और नई वीडियो में। तो आपके एमएसटी एग्ज़ाम को अराउंड 10 डेज़ बाकी है और इन 10 डेज़ में आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि रिवीजन कैसे करूँ, मॉक कैसे दूँ, मॉक को कैसे एनालाइज करूँ, या समटाइम्स अगर जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद देख रहे होंगे तो उनको डाउट होगा कि मेरा जेई मेंस इतना ख़राब गया तो क्या मैं एमएसटी में अच्छा स्कोर कर पाऊँगा क्या नहीं। तो इस सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ है ओम भैया। ओम भैया वीजीटीआई पास आउट है। इन्होंने एमएसटी सीईटी में 99.5 परसेंटाइल स्कोर किया था एंड करंटली ये ओरेकल में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ओम भैया आप अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए। ओके, सो हेलो नीतीश, माय सेल्फ ओम कुमार धानोरकर और मैंने 99.5 परसेंटाइल स्कोर किए थे एमएसटी सीईटी में। एंड जिसके बाद मुझे पहले राउंड में पीआईसीटी आईटी ब्रांच मिला था और फिर लकीली मुझे सेकंड राउंड में वीजीटीआई आईटी मिला था, जो कि मेरा ड्रीम था। और करंटली फोर्थ ईयर में अच्छा प्लेसमेंट होने के बाद अभी आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ओरेकल एंड बेस्ड इन मुंबई। ओके, तो भैया मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उसमें से बहुत ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका जेई मेंस काफ़ी ख़राब गया है और उनके अंदर काफ़ी सेल्फ डाउट है कि मेरा जेई इतना ख़राब गया तो क्या मैं एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? तो डेफिनेटली मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका जेईई अगर खराब गया है तो सीईटी में होगा या नहीं, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि जो हर साल होता है ना, कि मतलब आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनका अदर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो वो एज अ लास्ट ऑप्शन सीईटी को रखते हैं। क्योंकि सीईटी का आप टाइमलाइन भी देखोगे ना, तो सीईटी का टाइमलाइन ऐसे रहता है कि सीईटी सब एग्जाम होने के बाद रहता है। तो सीईटी में अच्छा स्कोर आता ही है लोगों का। आप अगर आखिरी 10-15 दिन में भी अच्छे से अगर रिवाइज करते हो, आपने एचएससी आपने अभी एचएससी बोर्ड्स दिया है, एचएससी बोर्ड्स में आप ऐसा नहीं है कि आप अभी जीरो पे हो, आपने बोर्ड्स दिया है तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है ही। अब आपको उसको अच्छे लेवल पे ले जाना है, वो आप आखिरी के 10 दिन 15 दिन में भी कर सकते हो। ओके, तो भैया मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि अभी 10 डेज से आ रहा हूँ, तो 10 डेज में क्या करना चाहिए इनको, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 10 डेज की? तो देखो, अभी जैसे कि लास्ट 10 डेज बाकी है, तो आपको मतलब आपने सबसे सुना ही होगा कि आपको कुछ नया नहीं करना है। और सही है, नया करना ही नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो मे बी आपको आज आ जाएगा, बट वो आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि आपको पेपर के दिन वो आएगा या नहीं। तो सिंपल स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी। सुबह अच्छे रिविजन करो, एक मॉक टेस्ट दो एटलीस्ट। एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो, और फिर उसको एनालाइज करने के बाद जो भी आपकी गलतियां आपको दिखी है, क्या गलतियां कर रहे हो आप, क्या वीक टॉपिक्स है, उस पर अच्छे से काम करो। और फिर आखिर के जो 2 दिन बचेंगे, मतलब लेट्स से आपके पास 10 दिन बाकी है, तो उसमें से 8 दिन तो भी मॉक टेस्ट दो, और आखिरी के 2 दिन तो भी आपको खाली रखना है कि उसमें आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। तो मतलब क्या रहता है कि आप अगर आखिरी के 2 दिन में भी मॉक टेस्ट देते हो और गलती से मतलब आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप 150 भी स्कोर कर सकते हो, बट आखिरी दिन आपने जो मॉक टेस्ट दिया वो बहुत डिफिकल्ट था, उसमें अगर आपको 100 मार्क ही आए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार अभी मेरे से नहीं हो सकता ये कल। तो जो भी आपका कल अच्छा पेपर जाने वाला था वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं जाएगा। तो आखिर के 2 दिन में आपको नहीं करना है कुछ भी। तो ऐसे आप 10 दिन की स्ट्रेटेजी रखो, 8 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, और आखिर के 2 दिन में बस रिवीजन करो, चिल रहो। ओके भैया, तो आपने बता दिया कि 10 डेज में क्या करना है, रिवीजन करना है और मॉक भी देना है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मॉक देना क्यों है, बिकॉज काफ़ी बच्चे बस पढ़ते रह जाते हैं, मॉक ही नहीं देते। तो आपको क्या लगता है मॉक क्यों देना ज़रूरी है? तो देखो, मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मतलब ये क्या रहता है कि बच्चों के मन में एक डर रहता है कि अगर मैं मतलब मैंने इतनी 2 साल पढ़ाई की, बट अगर मॉक टेस्ट में मुझे अच्छे से मार्क्स नहीं आए तो मतलब मैं क्या करूंगा इसके बाद। तो ये एक बच्चों के मन में डाउट रहता है, तो उसको ये डाउट आपको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा ना। तो जब आप मॉक टेस्ट दे के देखोगे, आपको मार्क्स पता चलेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी अच्छी खासी लेवल हो चुकी है अच्छी प्रिपरेशन की। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे होगे कि मुझे इतनी मार्क आएंगे, 40 ही मार्क आएंगे, 50 ही मार्क आएंगे। क्या पता आप अगर मॉक टेस्ट देके देखो तो आपको 100 मार्क आ जाए, 120 मार्क आ जाए। तो आपको आपकी लेवल पता चलेगी कि आप क्या लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, बाकी के लोग क्या लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, और आपके जो वीक टॉपिक्स है आपको वो पता चलेगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको पढ़ाई करते वक्त नहीं समझता है, वो आपको मॉक टेस्ट देते वक्त समझता है कि ये टॉपिक्स मेरे वीक रह गए। तो वो टॉपिक्स पे आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो। ओके, तो भैया काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ बाय करें या कहाँ से मॉक दे। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? तो देखो, मतलब मैं तो मेरे टाइम पे क्या कर रहा था कि मेरे टाइम पे मैंने अपनी कोचिंग जो लगाई थी, मैं कोचिंग के यहाँ पे ही देता था। मतलब हमारा तो पूरा ऑफलाइन था, तो मैं बाहर कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं। तो अभी आपके पास रिसोर्सेस है, तो अभी आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। अगर आपकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है तो बहुत ही अच्छा है, बट बाहर की अगर आपको टेस्ट सीरीज बाय करनी है तो बाहर की भी आप अच्छे खासे टेस्ट सीरीज ले सकते हो।
मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इवन हमारे भी एक क्रैकेट कम्युनिटी है। तो मतलब हमारी पहले एक बस व्हाट्सएप ग्रुप था कि जहाँ पे हम लोग बच्चों को गाइड करते थे। बट जैसे जैसे हमें बच्चों के प्रॉब्लम्स पता चले कि इवन उनके पास मॉक टेस्ट है बट स्टिल उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो स्कोर बढ़ेगा भी कैसे अगर उनको पता ही नहीं कि वीक पॉइंट्स पे काम कैसे करना है, उनके वीक पॉइंट्स है क्या। तो उसके लिए हमने क्रैकेट की मॉक टेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस की है जहाँ पे आपको फ्री मेंटरशिप मिलती है। एमएसटी सीईटी के जो टॉपर्स थे सीयूपी मीडिया में जो बैठे हैं 99.9% स्कोर करके, तो वो लोग इनको बताते स्टूडेंट्स को वन ऑन वन मेंटरशिप लेके कि उनकी गलतियां कहाँ पे हो रही है और नेक्स्ट टाइम वो गलतियां कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हमने कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। जिन्होंने बाकी की टेस्ट सीरीज भी पाए कि अदर प्लेटफॉर्म से, वो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके गाइस, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक क्रैकेट करके भी हमारे एमएसटी सिटी मॉक टेस्ट है। तो इफ़ तुमने अब तक मॉक टेस्ट बाय नहीं किया है तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके और कमेंट सेक्शन में जाके मॉक टेस्ट को देख सकते हो। और हमारी फ्री कम्युनिटी भी है क्रैकेट एमएसटी सिटी करके, जहाँ पे आपको फ्री में मेंटरशिप भी मिलता है वीजीटीआई सीयूपी के स्टूडेंट्स के थ्रू। तो एक बार जाके चेकआउट तो जरूर करना तुम। और अभी हम बात करें कि हमको मॉक टेस्ट देने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ओके, तो मॉक टेस्ट देने का स्ट्रेटेजी देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप अगर सिर्फ मॉक टेस्ट मतलब आपका पेपर हाथ में आता है और आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, तो वो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। क्योंकि देखो मतलब आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जिसने पेपर डिजाइन किया है। तो वो क्या करता है बहुत बार कि लेट्स से 100 क्वेश्चन है एक पेपर में, तो वो 100 क्वेश्चन में से जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है 10, तो वो 10 क्वेश्चन पहले ही 10 क्वेश्चन में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपने अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा तो आप पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपका आधा घंटा उसमें चला जाएगा और आप डिमोटिवेट होगे, वो अलग। तो इसलिए आपको क्या करना है कि मैं क्या करता था, मैं जब पेपर आता था तो उसके पहले अपने पास 2 रफ शीट्स मिलती थी। 15 से 20 मिनट पहले आपको रफ शीट्स मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता था कि रफ शीट पे एक नंबरिंग कर लेता था 1 2 3 4 5 6 अप टू 150, मतलब जितने भी क्वेश्चन है अपने। तो मेरी ऐसे जो नंबरिंग रहती थी 1 2 3 4 5 6। तो अभी जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता था तो मैं फटफट मतलब सब क्वेश्चंस देख लेता था। तो जो भी क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगते तो मैं उनको स्टार मार्क करके रखता कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये मुझे आखिरी में करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आखिरी में करूंगा। वो क्वेश्चन अगर मैंने स्टार्ट में किया तो मुझे पता है डेफिनेटली कि मैं वहां पे मतलब मिस्टेक करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आने वाला है और मैं 4 से 5 मिनट एक ही क्वेश्चन में गंवाऊंगा। तो ऐसी कुछ आप स्ट्रेटेजी रखो कि जिससे आपका पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाए। क्योंकि ये जो रिग्रेट रहेगा आपको आखिरी में कि आखिरी क्वेश्चन मुझे आते थे 10 क्वेश्चन बट स्टिल मुझे टाइम ही नहीं मिला, है ना। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा ये बहुत ज्यादा आपको दुख देने वाला है आखिरी में। तो ऐसा रिग्रेट आपके मन में ना रहे, इसलिए आपको अच्छी स्ट्रेटेजी बना के मॉक टेस्ट दें। ओके, तो हमको इस आंसर से ये आउटपुट मिलता है कि जब आप मॉक दो ना तो एक बार पूरा पेपर का ओवरव्यू ले लो कि कौन से क्वेश्चन ईजी है कौन से हार्ड है। बेसिकली क्या होता है, अगर हार्ड क्वेश्चन पहले आ गया और वहाँ पे तुम अटक गए तो वहाँ पे तुम्हारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चन 1 मिनट में या 50 सेकंड में सॉल्व होने वाले थे या तुम बस टिक करना तुमको, वो सब क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बेसिकली तुमको पहले पूरे पेपर का ओवरव्यू लेना है और जो क्वेश्चन बहुत इजी वाले हैं उसको सॉल्व करते जाना है। बट जो क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है उसको मार्क करो और बाद में सॉल्व करो बेसिकली। और सेकंड क्वेश्चन भैया ये है मेरा कि मॉक तो हमने दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद एक हमारा कोई स्कोर आया XYZ, उसके बाद मॉक को एनालाइज कैसे करें। बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं मॉक देते रहते बट उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं करते, जिससे उनका मार्क्स इंक्रीज ही नहीं होता। तो मॉक को एनालाइज कैसे करें। हाँ, तो जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे देते हो, आपको लेट्स से 120 मार्क आ गए बट आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया अच्छे से, तो अगली बार आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो कि आपको 140 मार्क आएंगे, है ना। तो आपको 100 या 120 वही रेंज में आप अटके रहोगे। तो आप अगर अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा ही नहीं, मैं आपको उतना गारंटी दे सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि अगर आप 3 घंटे अगर पेपर दे रहे हो तो उसको एटलीस्ट 2 घंटे तो भी दो एनालाइज करने के लिए। एनालाइज कैसे करना है आपको, एनालाइज करते हुए आपको क्वेश्चन कैटेगराइज करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आया ना उसको कैटेगराइज करो कि ये क्वेश्चन मुझे आ सकता था बट थोड़ा कुछ सिली मिस्टेक हो गया और उसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। या फिर सेकंड टाइप क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं कि जो मुझे क्वेश्चन आता था बट मुझे टाइम पे वो क्लिक ही नहीं हुआ, फॉर्मूला क्या था वो मैं भूल गया। या थर्ड टाइप के क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि ये तो टॉपिक मैंने कभी देखा ही नहीं, ये टॉपिक मेरा हुआ ही नहीं। तो ऐसे आप एनालाइज करते हो, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन में उनको डिवाइड कर लो और एक बार ये अच्छे से एनालाइज हो गया आपका, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपने उनको डिवाइड कर लिया, तो अभी अकॉर्डिंगली आप टाइम अलॉट करो उसको कि कितना मुझे टाइम देना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हुई थी वो क्वेश्चंस को तो आप पहले सॉल्व करके देखो अच्छे से कि अगली बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला याद नहीं रहा वो टॉपिक को पकड़ो और उसको अच्छे से रिवाइज करते जाओ या फिर उसको अच्छे से लर्न करो। तो ऐसी टाइप की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एनालाइज की। ओके, तो आपने बताया कि आपको जब पेपर सॉल्व कर ले मॉक दे दिया
उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे सिली मिस्टेक है, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जरूरी था आपका क्वेश्चन में। तो उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है, कहाँ जहाँ पे सिली मिस्टेक है तो ध्यान रखो कि अगली बार वो मिस्टेक ना हो। अगर कोई फॉर्मूला भूल गए थे तो उस फॉर्मूला को याद करो, कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उनको पता चला गया किसी मॉक टेस्ट के थ्रू, उसको अलग बुक में नोट कर लो। बेसिकली मॉक टेस्ट एनालाइज करने का यही तरीका होता है। और जैसे जैसे तुम मॉक देते जाओगे, एनालाइज करते जाओगे, वैसे वैसी चीज़ें कम होती जाएगी। तुम पहला मॉक दोगे तो उसको एनालाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर दूसरा उसको हल्का कम लगेगा। जैसे जैसे तुम मॉक देते जाओगे उससे टाइम कम होता जाएगा एनालाइज करने का। अभी थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, थर्ड क्वेश्चन नहीं बट अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मॉक देने के बाद हमारा एक स्कोर आता है। तो बहुत बच्चे होते हैं ना कि मॉक का स्कोर देखने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये डिमोटिवेशन से ओवरकम कैसे करें मॉक देने के बाद? हाँ, सो ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। मतलब देखो, मतलब अप्स डाउन तो आते ही रहेंगे, वो लाइफ में रहो या मॉक टेस्ट के स्कोर में रहो। मतलब ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आपको हर एक मॉक टेस्ट में 150 स्कोर आ रहा है, 170 स्कोर आ रहा है। तो कभी ना कभी आपको कोई टिप आएगा, आपको देखने मिलेगा कि 100 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है डिमोटिवेट होने के लिए। अगर आप आज डिमोटिवेट होते हो, 2-3 दिन वही सोचते बैठोगे, तो आपने 2-3 दिन ये कर दिया, वेस्ट कर दिया आपके जर्नी के। आपका एक ही महीना बाकी है इसके लिए, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी, और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 10 दिन बाकी है। तो फर्स्ट रैंक की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि आप डिमोटिवेट हो सकते हो, है ना। तो डिमोटिवेट भी अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा भी लगता है कि डिमोटिवेट जैसा मैं कुछ हो रहा हूँ, तो थोड़ा मम्मी पापा से बात कर लो, या फिर कोई अच्छा दोस्त है उससे बात कर लो। थोड़ा रनिंग पे जाओ, मतलब जो भी आपको फ्रेश होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करो। या फिर यूट्यूब देखो, मतलब कुछ मोटिवेशनल वीडियो हो गया देखो। मतलब मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट स्टिल किसी किसी भी लोगों को हेल्प करता है मोटिवेशनल वीडियो देखना वगैरह। तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप एक नया स्टार्ट कर सको अगले दिन से। ओके। तो भैया हमने मॉक पूरा बात कर लिया, बट बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि उनको एटलीस्ट कितने मॉक देने चाहिए एमएसटी सीटी एग्जाम के लिए? तो देखो, मिनिमम आपको 5 से 8 तो मॉक टेस्ट देने ही चाहिए, है ना। मतलब ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें आपको एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट तो देना ही है। बाकी फिर सेकंड अटेम्प्ट जब रहेगा तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो भी हो जाए आपकी देख। ओके, तो हम जो 5 और 10 मॉक टेस्ट की बात करें, फुल लेंथ की बात करें, इसके अलावा भी आपको चैप्टर वाइज मॉक देने होंगे, टेस्ट देने होंगे, पार्ट टेस्ट देने होंगे। तो बेसिकली फुल लेंथ 8 से 10 दो, आई मीन टू से 5 से 8 दो, एंड उसके अलावा भी आपको पार्ट टेस्ट देने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे। और बस मॉक देना नहीं है, मॉक को एनालाइज भी करना है गाइस, ठीक है। अभी हम बात करें रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। लाइक अभी लास्ट के टाइम में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है वो कैसे रिवीजन कर सकते हैं? हाँ, तो देखो, अभी रिवीजन के लिए यहाँ पे अभी 2 टाइप के स्टूडेंट रह सकते हैं कि जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो उनको अभी डेफिनेटली उनको दिखेगा कि कितना फायदा होगा। क्योंकि जब आप देखो, मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं डेली सुबह उठ के 3 घंटे रिवाइज करता था, 2 से 3 घंटा रिवीजन करता था। तो अभी मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले से नोट्स बना के रखे थे, मतलब मैंने पढ़ाई की होगी या नहीं की होगी वो अलग बात है, बट स्टिल मैंने नोट्स भी बना के रखे थे, शॉर्ट नोट्स। तो मुझे वो उसका हेल्प होता था कि मैं अच्छे से वो रिवाइज कर पाता था। या फिर एचएससी के बुक्स हो गए, उनमें से शॉर्ट नोट्स वगैरह जो कुछ भी है, तो वो मैं रिवाइज करता था। तो अगर आपके पास अगर वो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स हैं तो आप वहां से करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट आप ये टाइम जो कर रहे हो तो ये टाइम में आप उसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के रखो। क्योंकि आपकी लकीस्ट बात है कि आपको अगर सेकंड अटेम्प्ट में मिला एमएसटी सीटी में, तो आपको उसका फायदा लेना है। तो आप अभी शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब आप जब अभी रिवाइज कर रहे हो, तो लेट्स से आप एचएससी की बुक रिवाइज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम गवा रहे हो। तो आप उसमें क्या करो कि आप उसमें अंडरलाइन करके रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, चलेगा। बट एटलीस्ट जब सेकंड अटेम्प्ट आएगा तो आपकी 2 से 3 बार तो फिर रिवीजन हो चुकी होगी। क्योंकि आज अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं एक चैप्टर पढ़ने में, तो तब आपने सिर्फ अंडरलाइन कोड्स जो किए हैं, तो अंडरलाइन कोड्स जो आप पढ़ रहे हो नेक्स्ट टाइम, तो आप 2 से 3 बार पढ़ सकोगे। तो आप इतना एफिशिएंटली रिवीजन कर सकते हो। तो टाइम गया नहीं है, तो आप अभी भी कर सकते हो। ओके भैया, तो हम ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे इस इंटरव्यू के। तो मेरा सवाल ये था आपको कि बच्चे काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं लास्ट लास्ट के टाइम, क्योंकि वो बर्नआउट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगी एक बार एमएसटी सीटी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उनका कॉलेज लाइफ कैसा होगा, अगर वो विजेटी या सीयूपी जैसे कॉलेजेस में जाते हैं? तो आपका कॉलेज लाइफ कैसा था बेसिकली? हाँ, मतलब ये जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था डीमोटिवेशन वाला, उसके लिए ये बहुत अच्छा आंसर है कि आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो आप खुद की लाइफ इमेजिन करो कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है आप आफ्टर गोइंग टू कॉलेज। मतलब आपको पता है कि 11th 12th में ऐसा फेज रहता है कि मतलब आपकी लाइफ रहो या मेरी लाइफ रहो, उसमें क्या रहता है कि कोई फ्रेंड्स नहीं रहता है, या फिर कोई सोशल लाइफ नहीं रहती है, इंस्टाग्राम या कुछ भी नहीं रहता है। तो वो सब आपकी लाइफ से अभी दूर होने वाला है। तो कॉलेज में जब जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट रहेंगे, नेटवर्किंग रहेगा अच्छा खासा, आप नए दोस्त बनाओगे, नए नए एरिया से लोग देखोगे कि कोई मुंबई से है, कोई पुणे से है, कोई अदर स्टेट से है।
तो ऐसे नए नए लोग आपको देखने मिलेंगे। इवन मेरी बात करूँ तो मैं एक मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट जब 11th-12th में था, बट उसमें जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज ने मुझे एक मतलब मेरा एक नया ये दिखाया। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने खुद से यूट्यूब स्टार्ट किया, जैसे आपने भी किया। तो मतलब एक कुछ हॉबी मिल जाती है आने के बाद आपको कॉलेज में। तो डेफिनेटली मतलब आप अभी कितने भी नर्ड हो, 11th-12th में आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो वगैरह, वो कुछ भी रिलेशन नहीं रखता है कॉलेज से। कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो जब भी आपको कुछ मोटिवेशन की जरूरत लगती है ना, तो बस आप दीवार पे सीओ पे यूनिवर्सिटी आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वो उसका नाम चिपका दो और वही आपके लिए मोटिवेशन रहेगा। ओके भैया, आपका थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया इतने बिजी शेड्यूल से। मैं बता दूं भैया, अभी ऑफिस से आए हैं, ऑफिस से आने के बाद आप लोग के लिए टाइम निकाल के मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। और बेसिकली ऐसा है कि लास्ट के टाइम पे आपको 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला तो ये मॉक तो देना ही पड़ेगा, सेकेंड रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट डीमोटिवेट नहीं होना है। बेसिकली कैसा है, अगर तुम इस बार लास्ट के मोमेंट पे अगर तुम ऐसा डीमोटिवेट हो गए या टेंशन ले ली ज़्यादा, तो जो तुमने जितना मेहनत किया है 2 साल ना, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो लास्ट के टाइम में अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मॉक दो, रिवीजन करो, जो चीज़ वीक है उस टॉपिक को एक बार फिर से देख लो क्या है, मतलब पढ़ा रहेगा तो नया टॉपिक पे मत जाओ। एंड अगर तुम अब तक कोई मॉक टेस्ट सीरीज में नहीं हो, लाइक तुमने बाय नहीं किया या मॉक नहीं दे रहे हो, तो तुम कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे क्रैक इट एमएसटी मॉक टेस्ट है, जाके देखो, चेकआउट करो। या तुम बाय नहीं भी कर रहे हो तो तुम फ्री में कम्युनिटी ज्वाइन करो, जहाँ पे तुमको VGT या CUP के स्टूडेंट से तुमको मेंटरशिप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो ओम भैया आपने टाइम दिया, और आप लास्ट में क्या वर्ड्स बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नितिश फॉर इनवाइटिंग मी। एंड टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं सीईटी के लिए, तो देखो मतलब आई नो कि आप कितने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, और जैसे मतलब रात के बाद दिन आता है तो वैसे भी आपका दिन आने वाला है। तो बस वो दिन कितना उजाले वाला रहने वाला है वो आपको डिसाइड करना है। आपको अभी अच्छे से पढ़ाई करना है, तो जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, और डेफिनेटली जितना अच्छा कॉलेज रहेगा उतना अच्छा एक्सपोजर रहेगा। तो बस वही पकड़ के चलो कि आपको अच्छा कॉलेज लेना है, प्लेसमेंट के लिए नहीं, बट एटलीस्ट आपके सोशल लाइफ के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए। आपको 4 साल कहाँ पे गुजारना है वो अभी आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ओम भैया थैंक यू आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई क्वेश्चन हम मिस कर चुके हैं जो आपको डाउट हो, कमेंट सेक्शन कमेंट करना, आपको मैं या ओम भैया रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।